आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आपकी असलियत बाहर आ रही है। जिस तरह से आपको लेकर खुलासे हो रहे हैं, उससे चुनाव में आपका खेल खराब हो सकता है। दर्शकों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए उनका पसंदीदा बंगला शीश महल गले की हड्डी बनता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जब तक इसमें रहे, लाखों के पर्दे लगे, बाथरूम में लाखों के कमोड लगे। केजरीवाल ने अपने घर को सजाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया। वो शीश महल में इटालियन टाइल्स पर चलकर दिल्ली वालों के सपनों को रौंदते रहे। दिल्ली बदहाल होती रही और आप पार्टी फंड मालामाल होता रहा और केजरीवाल का रहने वाला घर आलीशान हो गया। लेकिन आज जनता पूछ रही है कि कहां गई आपकी नैतिकता, जिसके तहत आप कहते थे कि आपको बड़ा घर और आलीशान महल नहीं चाहिए। लेकिन आज आपके पास कड़ी सुरक्षा भी है, बड़ा घर भी है और महंगी गाड़ी भी है। बस दिल्ली वालों के बीते 2 कार्यकाल आपका मुंह ताकना पड़ गया। लेकिन अब शीश महल पर अरविंद केजरीवाल की आफत बढ़ गई है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। इसके अलावा इस खबर में कांग्रेस के बारे में भी बताएंगे आपको कि किस खुलासे से कांग्रेस भी बैकफुट पर आ गई है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में शीश महल को लेकर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद भले ही अरविंद केजरीवाल ने सरकारी आवास खाली कर दिया, लेकिन उस बंगले को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 6 फ्लैग स्टॉप रोड स्थित उस बंगले को लेकर आरोपों की नई किस्त जारी कर दी है, जिसे वो शीश महल कहकर आम आदमी पार्टी के मुखिया को घेरती रही है। अब बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस बंगले को लेकर कई बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि नियमों को तोड़कर आसपास के कई बंगलों को इसमें मिला लिया गया। उन्होंने कहा कि 10,000 गज के बंगले को 35,000 गज का बना दिया। विजेंद्र गुप्ता ने एक्स पर लिखा है कि 6 फ्लैग स्टॉप रोड स्थित ये शीश महल केजरीवाल के भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब केजरीवाल इसमें रहने आए थे तब ये 10,000 गज में था, लेकिन केजरीवाल अपने ऐशो आराम के लिए टाइप 5 वाले 8 बंगले जो 45 और 47 राजपुर रोड पर स्थित थे, जिसमें जज और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहते थे, जो लगभग 15,000 गज के क्षेत्र में था, जिसे पूरा खाली कराकर शीश महल में मिला दिया गया। देश के केंद्रीय गृह सचिव और वरिष्ठ आईएएस के 8A और 8B बंगले को भी शीश महल में मिलाकर लगभग 40,000 गज में एक आलीशान महल खड़ा कर दिया गया। यानी लगभग 8 से 10 एकड़ में केजरीवाल का शीश महल फैला हुआ है। बीजेपी के इस आरोप से आम आदमी पार्टी घिर गई है और अब आम आदमी पार्टी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। हालांकि इससे पहले पार्टी बीजेपी के आरोपों को झूठा बताते हुए कह रही थी कि मुख्यमंत्री का आवास काफी जर्जर हो गया था, जिसकी मरम्मत कराई गई थी। वहीं विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि ऐसा करने के लिए नियमों को दरकिनार किया गया, न तो अधिकतर ग्राउंड कवरेज और न ही अधिकतम फ्लोर एरिया रेशियो की सीमाओं का पालन किया गया है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल क्या ये बेईमानी का एक ज्वलंत उदाहरण नहीं है। धोखाधड़ी पार्टी लगातार दिल्ली की जनता को धोखा दे रही है और ईमानदार होने का ढोंग रच रही है। बीजेपी नेता ने सीएम आवास के बाहर खड़े होकर भी अपने आरोपों को दोहराया और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी वाली छवि पर प्रहार किया। दोस्तों, समझने की जरूरत है कि आज आप जो कहती थी कि हम राजनीतिक चकाचौंध से प्रभावित नहीं होंगे, वो राजनीतिक प्रपंच में ऐसा फंसे कि दिल्ली की जनता बस उन्हें निहारती रह गई और वो बड़े बंगलों में ऐशो आराम से जनता के पैसों पर मजे ले रहे हैं। आपके नेता अब शीश महल के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन पिछले 1 दशक से सत्ता में होने के बाद भी दिल्ली के लोग ठंड में प्रदूषण की समस्या और गर्मी में पानी की किल्लत से जूझते रहते हैं। इसको लेकर तो आम आदमी पार्टी कुछ नहीं करती है, लेकिन शीश महल के लिए वो बेचैन है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत है कि वो झूठ के दम पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। आपके नेता आज तक दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया है। पार्टी सिर्फ झूठ के सहारे राजनीति करती है। अभी हाल ही में हम सबने देखा था कि कैसे दिल्ली के एलजी द्वारा कराए गए काम का क्रेडिट आप सोशल मीडिया पर ले रही थी, लेकिन जब खुलासा हुआ तो आपने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल के तर्ज पर आपके नेता भी झूठ फैलाने में माहिर हो गए हैं। झूठे आरोप लगाने की वजह से अरविंद केजरीवाल बीजेपी के नेताओं से माफी भी मांग चुके हैं,
लेकिन वही काम अब आपके दूसरे नेता भी करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये जमाना सोशल मीडिया का है। यहाँ एक भी गलती छिपती नहीं है, तुरंत कार्रवाई होती है। उसी जनता की अदालत में जिसमें अरविंद केजरीवाल पहुंचने की बात करते हैं। जनता जानती है कि कैसे जवाब देना है। जनता को गुमराह करना आसान नहीं है, लेकिन लगता है कि अरविंद केजरीवाल से आप विधायक इतने अधिक प्रभावित हैं कि वो लगातार आपके नेता अरविंद केजरीवाल की तरह देश को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे ही एक आपके विधायक हैं नरेश बालियान। दिल्ली के उत्तम नगर से वो आपके विधायक हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो किया है उससे वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। एक पोस्ट शेयर कर वो बीजेपी नेता के खिलाफ फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं और तभी रगड़ दिए जाते हैं जनता के द्वारा सोशल मीडिया पर। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार, खासकर गृह मंत्रालय संभालने वाले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस विपक्ष के निशाने पर हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के एक नेता ने देवेंद्र फडणवीस को लेकर कुछ ऐसा लिखा है जिससे वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए हैं। आप विधायक ने एक पुराने पोस्ट को ताजा घटना से जोड़कर पेश कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें उनकी गलती का एहसास करा दिया। दर्शकों, आप नेता और दिल्ली के उत्तम नगर से विधायक नरेश बालियान ने बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर दावा किया है कि घटना के बाद मुंबई में फडणवीस के बदलापुरा वाले पोस्टर लगाए गए हैं। उन्होंने ये भी सवाल किया है कि क्या उनकी मर्जी के बिना ऐसा हो सकता है। बालियान ने 2 तस्वीरों के साथ लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार के एक पूर्व मंत्री, राजनेता और एक उद्योगपति की हत्या हो गई। उसके बाद पूरे मुंबई में महाराष्ट्र के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की फोटो लगाकर पोस्टर लगा दिया गया, बदलापुरा। इसका क्या मतलब हुआ कि क्या ये हत्या फडणवीस ने करवाई है? एक गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री का ऐसा पोस्टर पूरे शहर में बिना उनकी मर्जी के लग सकता है? किस दिशा में जा रहा है देश? ईश्वर रक्षा करे अब इस देश का। वहीं आप नेता के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई यूजर्स ने उन्हें जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने एक पुरानी घटना को बाबा सिद्दीकी की हत्या से जोड़कर गलत तरीके से पेश किया है। कुछ लोगों ने तो मुंबई पुलिस को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग की है। वरुण गुलाटी नाम के एक यूजर ने गृह मंत्रालय और मुंबई पुलिस को टैग करते हुए लिखा है कि कृपया संज्ञान लीजिए, सम्मानित नेताओं के लिए गलत जानकारी फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, कृपया दंडात्मक कार्रवाई कीजिए। वहीं एक दूसरे यूजर ने मुंबई पुलिस को टैग करते हुए लिखा, फेक न्यूज फैलाने के लिए कृपया सख्त कार्रवाई कीजिए। वहीं संजीव नाम के एक यूजर ने लिखा है कि सारी पार्टी ऐसे ही फेक एजेंडे पर पनपती है, फिर सारे किरदार ऐसे ही तो होंगे। इसके अलावा भी कई और यूजर्स ने पुरानी खबर का लिंक और स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए आप नेता को बताया है कि उन्होंने गलती की है। दोस्तों, जिन लोगों से दिल्ली नहीं संभल रही है वो लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं दूसरे राज्यों के विषय पर। आपके नेता फर्जी खबर फैलाकर बीजेपी को घेरना चाह रहे हैं, लेकिन इस बार वो खुद ही घिर गए हैं। विपक्षी वकील कपिल सिब्बल मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ हमेशा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार कपिल सिब्बल को ऐसा झटका लगा है कि वो तिलमिला गए हैं। कपिल सिब्बल बीजेपी की हार के सपने देख रहे थे, लेकिन उनका सपना चकनाचूर हो गया, जिसके बाद वो वही कर रहे हैं जो शक था। दर्शकों, जिस तरह से ईवीएम पर आरोप लगाए जा रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि विपक्षी दल पहले तो तैयारी नहीं करते हैं और जब हार का मुंह देखना पड़ता है तो कहते हैं कि ईवीएम खराब थी और चुनाव आयोग ने हमें धोखा दे दिया है। लेकिन दर्शकों, हम और आप किसी से छुपा नहीं है कि किस तरह से पीएम मोदी की नीतियों को धूमिल करने, बीजेपी के सुशासन को खराब बताने के लिए प्रोपेगेंडा रचा गया। लेकिन हुआ क्या? जनता को समझ में आ गया कि कांग्रेस सिर्फ सत्ता लोलुपता और सत्ता की मलाई चखने के लिए सत्ता में आना चाहती है। उसका निजी हित सिर्फ सत्ता ही है, बाकी जनहित से तो उसे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस चुनाव क्या हार गई, विपक्षी ईवीएम के पीछे पड़ गए हैं हाथ धोकर, और अब कपिल सिब्बल भी ईवीएम को कोसने वाली गैंग में शामिल हो गए हैं। दरअसल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना के दौरान ईवीएम में सामने आई विसंगतियों को लेकर कई शिकायतें सौंपी थीं। 20 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस उम्मीदवारोरों ने चुनाव आयोग को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाए हैं कि 8 अक्टूबर को मतगणना के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी,
कांग्रेस के आरोपों को लेकर पूछे गए सवाल पर कपिल सिब्बल ने कहा है कि कांग्रेस ने ईवीएम के बारे में जो सवाल उठाए हैं वो निर्वाचन आयोग को इसके सबूत दे रही है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयोग को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। मुझे लगता है कि ईवीएम का दुरुपयोग होता है, ये किस हद तक होता है मुझे नहीं पता। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं शुरू से ही इसके ईवीएम के खिलाफ हूँ। मैंने पहले भी कई बयान दिए हैं, जो अस्पष्ट है उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम को अप्रत्याशित बताते हुए कुछ सीट पर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। दर्शकों, अब समझने वाली बात यह है कि जब उसी ईवीएम से विपक्षी दलों की जीत बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में होती है, तब विपक्ष के नेता ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन जैसे ही बीजेपी की जीत होती है वो ईवीएम का रोना रोने लगते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एक साथ चुनाव हुए थे, नतीजे भी एक साथ आए, लेकिन जम्मू कश्मीर के नतीजों को लेकर विपक्ष के नेता और उनके समर्थक ईवीएम पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हरियाणा में हार हुई है तो वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। दर्शकों, विपक्ष के दोहरे चरित्र की वजह से आज उनकी विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। वहीं कपिल सिब्बल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के विजयादशमी पर संबोधन पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भागवत के बयान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जमीनी स्तर पर किए जा रहे कार्यों में बड़ा अंतर है। मोहन भागवत ने विजयादशमी पर अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस देश में देवता बंटे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। संत बटे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह विभिन्न धर्मों और भाषाओं का देश है। कपिल सिब्बल ने कहा कि 2024 के बाद समाज में कई विभाजन हुए हैं और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया तथा उन पर बुलडोजर चलाए गए। सिब्बल ने कहा कि लव जिहाद और फ्लड जिहाद की अवधारणाओं पर बात हो रही है। मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूं कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो वह सवाल क्यों नहीं उठाते। लोग दूसरों की नागरिकता पर संदेह करते हैं, कई विवादास्पद बयान दिए जाते हैं, आरएसएस सवाल क्यों नहीं उठाता। हमें समझने की ज़रूरत है कि कांग्रेस सिर्फ विवादों को पैदा करना जानती है, न वो देश सेवा जानती है और न ही जनसेवा जानती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव के समय बातें तो खूब करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो रफूचक्कर हो जाते हैं। कांग्रेस नेता जानते हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता पीएम मोदी की तरह नहीं है, जो जनता उनके द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी को वोट दे। राहुल गांधी ने जनता के लिए आज तक क्या किया है, ये बड़ा सवाल है। जबकि पीएम मोदी 2 दशक से ज़्यादा समय से सत्ता में बने हुए हैं। पहले उन्होंने सीएम रहते हुए गुजरात की सेवा की और अब पिछले 1 दशक से वो पीएम बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन चुनाव के समय वोट हासिल करने के लिए राहुल गांधी जनता के सामने फ्री के ऐलान करते हैं, ताकि फ्री सेवाओं के चक्कर में जनता कांग्रेस को वोट दे। लेकिन अब एक चिट्ठी की वजह से कांग्रेस की पोल खुल गई है। दर्शकों, कांग्रेस को तेलंगाना की जनता कह रही है कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। कांग्रेस ने जीत पाने के लिए लोगों से झूठे और गुमराह करने वाले वादे तो किए, लेकिन वो ये सोचना भूल गए कि अगर सत्ता में आ गए तो उसे निभाएंगे कैसे। दर्शकों, राहुल गांधी ने पूरे तेलंगाना में घूम घूम कर लोगों को भ्रम में डाला कि आप हमें एक बार जिताएं, हम आपके जीवन को खुशहाल बना देंगे। तेलंगाना में सबसे ज़्यादा वादे कांग्रेस ने आधी आबादी से किया। वो ये कहते रहे कि हम महिलाओं को सशक्त बना देंगे, लेकिन कांग्रेस जो पिछले 5 दशक से देश की जनता से वादा खिलाफी करती रही है, वैसा ही उन्होंने तेलंगाना की जनता से भी किया है। लेकिन तेलंगाना की जनता ने कांग्रेस और खास तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आईना दिखा दिया है। दरअसल तेलंगाना में जनता, खासकर महिलाओं के सब्र का बांध टूट गया है। उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खत लिखकर तुरंत 6 चुनावी गारंटियों को लागू करने की मांग की है। दरअसल ये वही गारंटियां हैं जो कांग्रेस ने चुनाव के दौरान दी थी, लेकिन वो अब तक लागू नहीं हो पाई हैं।
इसके बाद तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के एक गांव के लोगों को सोनिया और राहुल गांधी को खत लिखना पड़ा। मुखरा गांव की रहने वाली वैष्णवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लिखे पत्र में बताया कि आपने चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में जो 6 वादे किए थे उनको आपने और आपकी पार्टी ने अब तक पूरा नहीं किया है। महालक्ष्मी योजना के तहत 2500 रुपये महिलाओं को देने का जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया गया। मैं सोनिया गांधी मैडम से अनुरोध करती हूँ, आपकी पार्टी ने चुनाव के समय जो 6 वादे किए थे उन्हें जल्द लागू किया जाए। महिला ने सोनिया गांधी को भी पोस्ट कार्ड भेजा है। उन्होंने उसमें लिखा है कि सोनिया गांधी मैडम, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के दौरान तुक्कुगुडा में जनसभा में कहा गया था कि पहली गारंटी महालक्ष्मी योजना के तहत हर महिला को प्रति महीना 2500 रुपये देने का है। 100 दिन में 6 गारंटी अमल में लाने की बात कही गई थी। सरकार को सत्ता में आए 300 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक 6 गारंटी को अमल में नहीं लाया गया है। अब तक महालक्ष्मी योजना के तहत किसी भी महिला को 2500 रुपये नहीं मिले हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपने वादे को तुरंत अमल में लाएं। इसके अलावा एक और पोस्ट कार्ड में नवले प्रभमिका ने लिखा कि तेलंगाना में 100 दिन में 6 गारंटी अमल में लाने की बात कांग्रेस की तरफ से बोली गई थी, लेकिन आपकी सरकार को सत्ता में आए 300 दिन हो गए हैं, मगर अभी तक 6 गारंटी अमल में नहीं लाई गई। आपसे अनुरोध है कि अपने वादे तुरंत लागू करें। दोस्तों, कांग्रेस इसीलिए एक बार सत्ता में आने के बाद फिर से रिपीट नहीं होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।